बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर। पर फैला के सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज कर। तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर। पर फैला के सब उड़ते हैं, तू हौसलों से परवाज कर। आज जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी है। हम लोग जानते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी दैट इज द प्रोसेस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ एनी कंपनी, वाइंडिंग ऑफ एनी कंपनी। किसी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, किसी कंपनी को बंद किया जाता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है एसेट्स को बेचना, पैसे को रियलाइज करना और इसके बाद पेमेंट करना कर्जदारों को, ये कहलाता है पूरा प्रोसेस लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के लिए कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मीटिंग करती है, और ये वॉलेंट्री भी हो सकता है और कंपल्सरी भी हो सकता है, बाय द कोड भी हो सकता है। वॉलेंट्री का मतलब या तो शेयर होल्डर्स खुद की इच्छा से क्या करते हैं, बाय करते। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, बाय शेयर होल्डर्स और बाय क्रेडिटर्स। या तो कर्ज पेशेंट डाली या ऑफर लेके आइए, सर देखिए अब तो कंपनी चल नहीं रही, लॉस हो रही है, हम लोग का और पैसा डूब जाएगा तो कर दो। अब इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई जाती है, और इसमें एक पर्सन को, थर्ड पार्टीज को अपॉइंट किया जाता है जो इस सारे काम को देख रेख करता है, जिसका नाम होता है लिक्विडेटर्स। लिक्विडेशन के प्रोसेस को डन करने वाले पर्सन्स को हम लोग कहते हैं लिक्विडेटर। इसे सारे प्रोसेस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो लिक्विडेशन को प्रूफ करता है, जिसका नाम होता है लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। हम लोग का जो कि टॉपिक है वॉलंटरी लिक्विडेशन, उसी से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग बात करेंगे और कैसे इसका अकाउंट जो बनेगा वो उसकी बात करेंगे। ये एज वेल एज कैश पे डिपेंड है, दैट मीन्स इट इज द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। ये अकाउंट की तरह ही चलता है और कैश बुक की तरह चलता है, मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट में और जा रहा है तो क्रेडिट में। लेकिन यहाँ डेबिट क्रेडिट हम लोग नहीं शो करते हैं ना, टू और वाई पहले लगता था, अब हटा दिया। बहुत सी जगहों पे अभी भी लगता है, बहुत से इंडिया के स्टेट में यूनिवर्सिटी बोर्ड में लगाते हैं लोग, तो यूनिवर्सिटी में जहाँ लगता है वहाँ टू लगाएंगे और वाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता, तो टू और वाई अब हट गया। अब इसे जब हम बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैश का कॉन्सेप्ट। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद है, कैश का कॉन्सेप्ट। कैश और कमीशन, दो कॉन्सेप्ट लेके हम इस चैप्टर को आराम से एनालाइज कर लेंगे, आराम से इसे हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं कि सर ये कैश का कैसे होगा। इसमें सबसे पहले अगर कोई लिक्विडेटर किसी कंपनी में आता, हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई आता है तो वो पूछेगा कि आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक में पैसा है, वो हमें पहले बताइए। क्योंकि लिक्विडेटर इसीलिए लाया गया है कि भाई आप मेरी कंपनी में देख लीजिए, बहुत सा सामान है, ये सब बेच के कर्जदारों को पेमेंट करना है, लेकिन इससे पहले आप कर्ज को भी बताइएगा कि इतना इतना कर्ज है। आप ये भी बताइएगा मेरे पास इतना इतना एसेट्स है और ये कम से कम इतना में बिकना चाहिए। लिक्विडेटर को ये बात बताइएगा ना, कि लिक्विडेटर अपने से सामान खोजेगा नहीं ना, कंपनी उसको बताएगी, पूरा लिस्ट देगी, ये सामान है, ये एसेट्स है, फर्नीचर है मेरे पास, ये बिल्डिंग है, ये ट्रक है, ये मोटर कार है, ये बताएगा। समझेगी नहीं बात। दूसरी बात है कि ये भी बताइएगा कि कर्ज किसको किसको देना, और कर्ज की कैटेगरी भी बनाइएगा, बताइएगा कि इससे पहले देना चाहिए, इससे बाद में। हालांकि आपके बताने से कर्ज का कैटेगरी नहीं बनेगा, जो लॉ बना हुआ उसके हिसाब से कैटेगरी बनेगी कि पहले किसे देना है, फिर किसे देना है, फिर किसे देना है, उस हिसाब, उसी लॉ की बात हम लोग करेंगे कि पेमेंट कैसे हो, पेमेंट का स्टेप क्या हो। सबसे पहले अगर हम लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, हम लिक्विडेटर से, तो हम रिसिप्ट को बताएं। हमने आया, हम आए किसी कंपनी में, लिक्विडेशन का काम स्टार्ट हो गया,
और अब हम क्या कर रहे हैं कि उससे जाके सबसे पहले क्या रिसीव कर रहे हैं, कैश और बैंक। दैट मीन्स रिसीव साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिख देते हैं, है ना। मतलब कि जो एसेट्स बिकेगा उसका पैसा कहां लिखाएगा, रिसीव। अब सर इसमें दो आपने दिया है, एस्टिमेटेड और रियलाइज, इन दोनों में फर्क क्या है। एस्टिमेटेड का मतलब है कि इतने में बिकना चाहिए था, बिकेगा जो, और रियलाइज का मतलब कितने में बिका, ठीक है। जो ही नहीं, एस्टिमेशन से ज्यादा में बिक सकता है और कम में भी बिक सकता है। तो ये डिपेंड करेगा उस समय के प्रेजेंट मार्केट सिचुएशंस में और इंटेलिजेंसी ऑफ लिक्विडेटर पे, कि लिक्विडेटर कितना इंटेलिजेंस है कि वो ज्यादा दाम में सामान को भिजवाए। अगर ज्यादा दाम में प्राइस में वो सेल्स कर रहा है तो इसके बदले जरूर वो कमीशन लेगा। इसकी भी बात हम लोग आज करेंगे। हमने बोला था कि रिवर्सल का पूरा टॉपिक होगा। अब इसके बाद एक कंपनी में और कहां से पैसा आ सकता है, एसेट को बेचेंगे, है ना। तो एसेट को बेचेंगे, पैसा आ रहा है। अच्छा, पहले पैसा लाएंगे या पेमेंट करेंगे, लाएंगे और ऐसे तो पेमेंट भी करते जाएंगे। तो जब लेकिन रिपोर्ट जब तैयार होगा तो फाइनल रिपोर्ट है, मतलब सारा पेमेंट करने के बाद तो एक बार हम लोग रिसिप्ट में लिख देंगे, फिर हम लोग बनाने का यही तरीका होगा कि पहले रिसिप्ट को हम लोग क्लियर करें फिर पेमेंट। ये नहीं कि रिसिप्ट पेमेंट दोनों। यदि किसी भी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय अगर सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व होगा। तो हमें अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लेना चाहिए कई पार्ट में, कि पहले कौन सा पार्ट क्लियर करना है, फिर कौन सा। इससे आपके क्वेश्चन इजी वे में बनते हैं। लेकिन आप पूरे क्वेश्चन का सॉल्विंग जो सॉल्यूशंस होता है उसको लोडेड कर लें एक बार में क्लियर करने का तो दिक्कत हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैश इन हैंड के बाद एसेट्स रियलाइज। अब इसमें बहुत सी चीज हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग होता है। जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो यहाँ पर इसका एस्टिमेटेड भी होगा, क्योंकि एसेट का दाम होगा, एस्टिमेशन लगा हुआ होगा कि इतने का बुक वैल्यू था और बिका कितने में, वो यहाँ होगा। इसमें दोनों में लिखा है, एस्टिमेटेड में भी लिखा है। और अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ एसेट्स गिरवी रख दिए जाते हैं। क्या रख दिए जाते हैं, गिरवी। अब इस गिरवी के वजह से क्या होता है कि अब भाई एसेट बिका और कर्जदारों को पेमेंट हो गया, सबसे पहले इन्हीं को पेमेंट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कर्जदार ऐसे होते हैं जिनको गिरवी रखा गया, उनसे पैसा ज्यादा हो। मतलब मान लिया कि कर्ज 10,000 का था और उन्हें मैंने सिक्योर कर दिया 12,000 का एसेट्स। ये 12,000 में बिका भी है, तो अब तो उनका कर्ज कितना था, तो 10,000 तो मैंने उनको दे दिया। अब फिर भी 2,000 क्या हो गया, रेस्ट बच गया। ये क्या करेंगे, ये लिक्विडेटर दूसरे कर्जदारों के लिए यूज करेंगे। तो इसे भी वो बोलेगा रिसिप्ट। वो रिसिप्ट हो गया, बिका था 12,000 लेकिन रिसिप्ट कितना है, 2,000। तो उसके लिए जो जितना सरप्लस आएगा उसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शो ऑफ। यहाँ पे लिखेंगे प्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। अब बात आएगी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी के बाद किसकी बात आएगी, कि अब बात आएगी कॉस्ट एरिया की बात आएगी। कंपनी में एसेट बेच दिया गया, अब किससे पैसा आएगा, तो लिक्विडेटर जाके एनालाइज करता है। कंपनी में शेयर होल्डर जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें। कंपनी में पैसा जो लोग लगाते हैं आम पब्लिक, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से शेयर खरीदते। तो ये शेयर खरीदते तो पैसा देते, इन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी इनको इन पैसा लगाने के बदले लाभ में हिस्सा पर ईयर देती है, जिससे डिविडेंड देते हैं। लेकिन कुछ लोग शेयर खरीदते हैं, वो शेयर होल्डर के तरह नहीं खरीदते हैं बल्कि बिजनेसमैन के तरह खरीदते हैं, मतलब ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स करते हैं। आज शेयर खरीदे या कल बेच देंगे, शॉर्ट टर्म प्लान, इन्वेस्टेड नहीं करेंगे लोग। शॉर्ट, आज खरीदा कल बेच देंगे, शॉर्ट। शेयर का दाम बढ़ा
बेच दिए, दिए थे 20 में, कल आप 500 हो गया, 500 में बेच दिए। बहुत राइजेस करता है शेयर का दाम। ट्रेडिंग कैसा होता है ये दिखाता रहता है स्टॉक से, तो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, जिनके पास भी शेयर्स है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, अगर उन शेयर्स होल्डर ने पूरा पैसा दे रखा तो उनसे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन जितना फेस वैल्यू था शेयर पे प्रिंटेड उससे कम दिए हुए, तो जितना पैसा बाकी था वो मांगा जाए, सही से मांगा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब वो शेयर लिए थे तो वो वादा करते थे, वादा होता नहीं दिया था एग्रीमेंट कि भाई इतना का लायबिलिटीज हम सहेंगे। तो मान लिया किसी ने एक शेयर लिया 10 रुपए और उसने 8 रुपया पेमेंट कर दिया था और 2 रुपया कंपनी ने मांगा नहीं था। अब बता दें कि 2 रुपया कंपनी कब मांगेगा, जब बंद होगा या जरूरत पड़ेगी। आज इसको पेमेंट करने की जरूरत पड़ी, कंपनी बंद हो गई, यार भाई आप मालिक थे, इतना दिन लाभ में हिस्सा ली या नहीं ली, आपके पास शेयर है, आप मालिक हैं, तो आपका जो पैसा 2 रुपया है वादे के मुताबिक 10 में 8 दिए, 2 रुपया हम नहीं मांगे थे, आज हम मांगते हैं, कौन मांगेगा? लिक्विड कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के, तो वो उसे देगा। अब इसमें भी है कि कुछ लोग देंगे, कुछ लोग अपने आप को बच के थे, तो जितने लोग नहीं देंगे उन्हें कहा जाएगा कॉज इन एरिया। कॉज मतलब होता है पुकारना, मांगना, एरिया मतलब बाकी, पुकारा लेकिन दिया नहीं। लेकिन उन्होंने कहा भैया आपका पैसा आप वादा किए, सर इन लोग को धोखा दे दी, जी हाँ धोखा। इनके साथ क्या होगा? अगर सारा कर्ज पेमेंट करने के बाद पैसा मालिकों के लिए बचा, तो ये वो लोग जो नहीं दिए हैं उन्हें हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका पैसा निकल रहा है, बल्कि उनके आपका भी पैसा जिन्होंने दिया लास्ट टाइम को उनको मिले। इनके साथ ये हो, इनको रिफंड, अगर पैसा बाद में कंपनी के पास पैसा बच जाता है तो रिफंड टू ऑनर होता है, मालिक को पैसा वापस किया जाता है। तो जो भी शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देंगे मांगने पर, उन्हें अच्छी एक और है, कुछ लोग का पहले से ही पैसा बाकी मांगा गया था नहीं देते, मान लिया 8 रुपया भी मांगा गया, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो 6 रुपया दे, तो इन्हें भी रिमाइंड किया जाएगा, पुकारा जाएगा, रिकॉल याद दिलाया जाएगा, भाई दे दीजिए, अब तो मांगा हुआ था, पहले का कॉल शेयर है 2 बार, एक अभी कॉल्स कर रहे हैं और एक पहले का कॉल शेयर। अभी में भी कॉल शेयर हो सकता है, अभी वाला कॉल शेयर बाहर आगे रिकवरी नहीं होगी, कंपनी बंद हो रही, लेकिन जो पहले का कॉस्ट है उनको भी याद दिलाएंगे, भैया आपका पहले से ही बात है, ऐसा कीजिए 2 रुपया अभी वाला और 2 रुपया, क्योंकि 8 रुपया तो पहले से मांगा, तो बहुत से लोग दिए हुए थे, आपका 2 रुपया पहले का दीजिए, 2 रुपया भी हम मांग रहे 4 रुपया आप दे दीजिए। अब इसमें जो लोग देंगे उनको अगर पैसा बचा पेमेंट करने का, तो सर ये पैसा बचेगा कैसे, घट रहा तब नहीं मांग रहे, नहीं लिक्विडेटर मांग के रख लेता है कि पैसे की कमी, और ये बोलता है कि अगर बचेगा तो आपको फिर लौटा दिया जाएगा, चाहे आप देते, और नहीं होगा तो आपका कर्तव्य था कि आपने जितना का वादा किया था। अब भाई को दुकान खोले 2 लाख का डूब जाए तो 2 लाख उसका डूबेगा ना, आप मालिक बने थे 10 रुपए का शेयर खरीद के, तो आपका 10 रुपया डूबना चाहिए, आप 8 रुपया दिए 2 रुपया नहीं दिए, 2 रुपया तो आपको देना, क्योंकि एज ए एग्रीमेंट आप शेयर क्या है, एक एग्रीमेंट पेपर है ना, एक एग्रीमेंट पेपर होता है भाई, जैसे लॉटरी, आप एक मॉल में जाए या चलिए आप किसी पार्क में जाते हो, एक टिकट लेते कि नहीं, टिकट खरीदने के बाद आपको गेटमैन रोकेगा अंदर जाने के लिए, बिकॉज इट इज ए डॉक्यूमेंट फॉर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्क एंड यू, आपके पार्क के मैनेजमेंट के बीच में और आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप उस पार्क में टहलेंगे जितना बजे का टाइम है, उसमें दिशा निर्देश दिया हुआ है कि इतने रुपए का वैल्यू है ना आपको अदा करना। दूसरा एग्रीमेंट है कि बहुत सी अनावश्यक वस्तु आप अंदर नहीं ले आ सकते, तो आपको उसका पालन करना हो एग्रीमेंट के मुताबिक। इसी तरह किसी कंपनी में पैसा लगे, कंपनी का मैं लाभ का हिस्सा दूंगा और आप मेरे शेयर को जाए तो किसी और को बेच सकते, लेकिन जितना पैसा उतना देना होगा एग्रीमेंट का विषय। अब ये पैसा चाहे तो कंपनी एक बार ले ले या कुछ पैसा लास्ट टाइम के लिए जिस समय कंपनी बंद हो छोड़, तो ये पैसा भी कौन मांगता है, लिक्विडेटर मांगता है। अगर कोई कंपनी का शेयर खरीदता और बेच देता है तो जिसके पास लास्ट टाइम पे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स शेयर्स होगा 31 मार्च को, जिस दिन डिविडेंड की घोषणा हो रही है उसी दिन मिलेगा उसको।
अब चाहे जैसे मान लिया मोहन ने शेयर ले लिया था, अब मोहन ने रोहन को भी दिया, रोहन ने राकेश को भी दिया, राकेश ने एक्स को भी दिया, एक्स ने वाई को भी दिया, जेड को भी दिया। लास्ट में जब 31 मार्च होया, प्रॉफिट का कैलकुलेट है, तो शेयर किसके पास था? जेड के। तो लाभ किसको देगा? आपने पार्क का टिकट लिया, आपने मोहन को दे दिया, मोहन ने सोहन को दे दिया, सोहन ने राकेश को दे दिया। अब पार्क में कौन को? आप कहा पार्क वाले के पास जाके गेट में मैंने टिकट लिया था, मेरे अंदर जाने दो, तो टिकट दिखाओ। नहीं हो तो मैंने मोहन को दे दिया था, अब मोहन आया, मैं जाऊंगा पार्क के अंदर, तो टिकट दिखाओ, मैंने तो राकेश को दे दिया था। अरे भाई जाएगा कौन? जिसके पास थी। लेने वाला कौन? ये नहीं, एविडेंस किसके पास है। तो शेयर किसके पास है उसी को डिविडेंड मिलेगा। ये शेयर मूवमेंट हो सकता है, तो खैर उसकी टॉपिक अलग है, यहां तो उसकी टॉपिक नहीं। तो कहने का मतलब है कि शेयर होल्डर को कॉल करेगा। कौन करेगा? लिक्विडेटर्स। किस लिए करेगा? ड्यूज अमाउंट, इसे कहते हैं अकाउंट की भाषा में अनपेड कॉल। इसे अभी तक कॉल नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Realize from अब इसमें से लेस करेंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, उसे क्या कहते हैं लोग? कॉल से। ज्यादातर यही आता आपके लिए, और ये यहां से, ठीक है। अब कॉस्ट एरिया वाला भी रियलाइज फ्रॉम कॉस्ट एरिया भी कर सकते हैं, इसको ही रहने दीजिए, इतना काफी है। अब हम लोग पेमेंट की बात करें, पहले इससे नोटिस कर लें जिनके पास नोटिस नहीं है।
अब हम लोग पेमेंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब देखिए भाई, पेमेंट की बात होगी तो समझ लीजिए कि बहुत से लोग आपस में खड़े हो गए और हम पैसा बांटने वाले, तो इसमें लाइन बाई लाइन है। ऐसा नहीं है कि सबको एक बार दे देंगे, बहुत से लोग लाइन में खड़े हुए। तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा? सबसे पहले उस खर्चों किया जाएगा जो लिक्विडेशन के लिए जरूरी है, जो खुद ब खुद हो जाता है, देना नहीं पड़ता। लीगल एक्सपेंस, कंपनी का निर्माण लॉ द्वारा होता है, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। तो डिसोल्यूशन भी होगा, वाइंडिंग अप भी होगी, लिक्विडेशन भी होगा, तो किससे होगा? लॉ से। इसमें कुछ एक्सपेंस करनी पड़ेगी, कागज पत्तर, तो बहुत सी चीजें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में लिक्विडेशन। ये पहले ही हो जाए, ये कैश इन हैंड आया उससे वो सबसे पहले हो। तो लीगल एक्सपेंस है सबसे ऊपर। इसके बाद जो लिक्विडेटर रहता है, भाई फ्री में तो कोई काम करने के लिए नहीं आया, उसका अपना कुछ सैलरी होता है, कुछ रिमिशन, सैलरी नहीं होती, रिमिनेशन होता है, कमीशन होते हैं, तो वो अपना पैसा हटा कर रख देता है, ये मेरा कितना हो, है ना। तो वो सेकंड में लिक्विडेटर रिमिनेशन। इसमें कई कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम अभी इसके बाद बताने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा लिक्विडेटर रिमिनेशन के बाद? अब भाई अपना रख लिया लिक्विडेटर में, कानूनी जो जरूरत था। अब एक और चीज कंपल्सरी कि भाई जो जो चीज लगा वो उसे खुलवाना पड़ेगा, बेचने के लिए ऐड करना पड़ेगा, है ना। किसी आदमी को भी रखना पड़ेगा बेचने के लिए, दौड़ भाग सब इसमें खर्चे आएंगे नहीं। इसे कहा जाता है लिक्विडेशन कॉस्ट, वाइंडिंग अप कॉस्ट, रिजोल्यूशन कॉस्ट, ये भी पहले दो। अब इसके बाद सबसे पहले पार्टीज में सबसे पहले डिवेंचर होल्डर होते हैं। सर क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा डिवेंचर एज ए फ्लोटिंग चार्ज, चल प्रभार रहता है। चल प्रभार का मतलब होता है कि एसेट पे उसका एक तरह से सिक्योर्ड वाला क्या होता है, लाइटिस। मतलब अगर एसेट बिकेगा तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा? तो एसेट्स एक तरह से उसके हाथ में सिक्योर है, जो एसेट गिरवी नहीं, मतलब बिका उससे पेमेंट, मतलब ज्यादा सिक्योर है जी। अब मेरे पास 10,000 रुपया है, इसमें सबसे पहले जिस आदमी को मिल जाए तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे ज्यादा डरा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि आओ मैं पेमेंट देने के तैयार है, सबसे पहले कानूनी खर्च तुमको तो देना ही देना, अपना पैसा हटा के रखा लिक्विडेशन। अब सबसे पहले किसको बुलाया मैंने? सर प्रीफरेंस वाला या मालिक का, नहीं तुम वापस पीछे जाओ, तुमको अभी नहीं मिलेगी, पहले इसको मिलेगा। सर इसी का पैसा पूरा नहीं हुआ तो आगे वाले को नहीं मिलेगा। सर डिवेंचर को पेमेंट कैसे करेगी? जितना उसका ड्यूज है और प्लस अगर कोई उसका इंटरेस्ट ड्यू है। सर कब तक का इंटरेस्ट ड्यू? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम निकालेंगे, लेकिन ऐसे आपका अब ड्यूरेशन के डेट तक, मतलब जिस दिन ये प्रोसेस ये पास हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया, उस डेट तक, किस दिन लिक्विडेशन में, उस डेट से पहले जितना भी बाकी 6 महीना 12 महीना जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे हम लोग देखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ कितना दिन का बाकी है तो लिक्विडेशन का टेस्ट दिया रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। जैसे मान ले दिया जाए कि 31 जनवरी और नहीं 31 जून और 31 दिसंबर को पेड होता है इंटरेस्ट डिवेंचर को, 30 जून तक का पेड है और 1 जनवरी को लिक्विडेशन हो रहा है, तो बताइए कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू रहेगा? 6 महीने, क्योंकि 31 जून का तो दिया ही हुआ है, 31 दिसंबर का नहीं दिया हुआ। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशंस करेंगे, देख लेंगे कि किस दिन लिक्विडेशन हुआ और कब तक का पेड। और कभी क्वेश्चन करने का 2 साल का ड्यूज है तो 2 साल का मान लें, 3 साल का ड्यूज है तो 3 साल का मान लें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करें।
ह्यूज इंटरेस्ट के साथ देंगे। अब इसके बाद ये चला गया पैसा लेके, फिर भी पैसा बचा हुआ है, अब हम किसको बुलाएंगे? वो लोग जिसे कानून ने पहले देने के लिए कहा, कंपनी के वो पार्टी। इसमें कौन होंगे? टैक्स, सरकार का पैसा, लोअर लेवल के सैलरी 3 मंथ के अंदर का वेजेस, ये सारी चीजें होंगी, है ना। जो वर्कर है वहां उनका कुछ कुछ पार्ट से कानून का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना। लिक्विडेशन के चैप्टर में प्रेफरेंशियल क्रेडिट कैलकुलेट करके दिया है। ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर मतलब मालिक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरह का होता है, सॉरी शेयर होल्डर क्या होता है? दो तरह का होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रेफरेंस। यहाँ पे शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही, मालिक की बात नहीं हो रही, कर्जदारों की बात हो रही। कर्जदारों में सबसे पहले डिवेंचर की बात किसको लेंगे? अब उसको बुलाया मैंने। अब इसके बाद किसको देंगे? अनसिक्योर्ड, जितना भी अनसिक्योर्ड था। अब बड़े बड़े ओहदे वाला मैनेजर जिनसे मान लिया था कुछ गिरवी नहीं था, उनका पैसा, है ना, बिल्स पेबल का पैसा, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा, ये सब चीजें इसमें आएंगी। तो ये हो जाएगा अन। इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद रिटर्न टू कंट्रीब्यूटीज, दैट मीन्स मालिक को अब पैसा दिया जाएगा अगर बचा है। सर यहाँ पे पैसा खत्म हो गया, यही पे क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। जितना पैसा इधर रहेगा उतने ही पैसा इधर बांटा जाएगा। आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में, आ रहा है तो रिसीव में, जा रहा है तो। लेकिन पेमेंट कैसा है? अपने मन का है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले लीगल एक्सपेंस, बाद में लिक्विडेशन डिविजन, फिर लिक्विडेशन कॉस्ट, फिर डिवेंचर, और फिर प्रेफरेंशियल, और फिर अंत। अब रिटर्न टू कंट्रीब्यूटी, वो लोग जो कंट्रीब्यूट किए थे कंपनी को बनाने। अब इसमें पहला दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला अधिकार होता है। इक्विटी वाइज से किसको पहले मिलता है? प्रेफरेंस वाइज। अब प्रेफरेंस शेयर में एक टाइप होता है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर उस शेयर होल्डर को कहते हैं जिनका डिविडेंड बाकी मान लिया है, उन्हीं की बात है। और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिनका डिविडेंड बाकी, मतलब शेयर बहुत दिन से ले हुए थे, लाभ नहीं दिया गया, लाभ नहीं सर कैलकुलेट हुआ, घोषणा तो हुई लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसको कहते हैं एरियर डिविडेंड। ये उनके साथ होता है जो किस टाइप का शेयर खरीदते हैं? कॉम्युलेटिव लिखा रहता है, ठीक है। ऑनलाइन कॉम्युनिटी का कुछ देगा तो उसका डिविडेंड अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो ऐसा कंपनी के पास नहीं। कई कई कंपनी प्रपोज कर देती, घोषणा कर देती, लेकिन देती नहीं, तो ये चीज मानिए। अब ये 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का। तो जब पैसा लौटाने की बात आएगी मालिक की, तो सबसे पहले प्रेफरेंस हो रहा है, 2 आए मालिक, एक आए क्योंकि मेरे भी चाहिए, एक होया मेरे भी चाहिए। तो पहले कानून कहता है प्रेफरेंस मतलब पहला अधिकार, तो वहां खुद मालूम है कि भाई आपका अधिकार तो बाद में, क्योंकि इनके पास तो प्रेफरेंस है। अब इनसे जब बात किया आपको क्या चाहिए, पहले मैं लाभ का हिस्सा दीजिए, बाद में कैपिटल दीजिए, जाते पहले लाभ का हिस्सा, वो भी चाहिए ये भी चाहिए, सिर्फ कैपिटल नहीं चाहिए, लाभ का हिस्सा भी चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। अब पहले क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि क्या है? एरियर है, एरियर जानते हैं ना, बकाया। अब इसके बाद इनको क्या लौटाया जाएगा? कैपिटल। अब ये लेके चले गए, अब कौन आएगा? लास्ट में मालिक आ रहा है, भाई 2 बचा हमको दे दो, तो अब मिलेगा किसको? ये तीनों किसमें आ रहे हैं? रिटर्न टू कंट्रीब्यूटी। अब इन सभी को देने के बाद कभी कभी क्या होगा? पैसा बच जाएगा, तब क्या होगा? जिसे हम लोग सरप्लस कहते हैं। ये सरप्लस एग्रीमेंट के अनुसार शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर और जैसा एग्रीमेंट हुआ, तो इसके नीचे लिखा आएगा जो कि बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया, पैसा जितना आएगा और नहीं बढ़ेगा, मतलब पहले इस साइड का फिलअप होगा फिर उस साइड का, ये टोटल यही 2 कॉलम। तो ये हो गया आपका लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट
जिनका छूटा हुआ था, ड्रॉप हुआ था, वो नोटिस कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। नोटिस कर लें। अब देखिए, अब जो बात आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विडेशन चैप्टर्स का, उस पर डिस्कशन होने जा रहा है। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन और कमीशन। जो व्यक्ति लिक्विडेशन का काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो अपॉइंट के समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स के बीच में जो फैसला होता है, उसमें अपने सारे टर्म एंड कंडीशन बता देता है, क्योंकि वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन होता है। ऐसे नहीं, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सीए होना चाहिए, जो अकाउंट को समझता हो वही नहीं अकाउंटिंग करेगा भाई। तो कहने का मतलब वो अपनी कुछ बातें रखता है, कुछ कंपनी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है पेमेंट का। किसके पेमेंट का? लिक्विडेटर के पेमेंट का। भाई उसे कितना पेमेंट किया जाए, जो टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट में तय होता है, वो उसी हिसाब से उसको पेमेंट होगा। और यही जो टर्म एग्रीमेंट होगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। अब ये कितने तरह का हो सकता है? पहला कंडीशन, लिक्विडेटर को शेयर होल्डर कहता है कि भाई हम 20,000 रुपया देंगे आपको पूरे टर्म, एक फिक्स हो, और लिक्विडेटर इसमें एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो पहला कंडीशन। इसमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा, कोई परसेंटेज वाली बात नहीं। समझ में आ गई बात? फिक्स। एक है फिक्स रिम्यूनरेशन, कितना मिलेगा, वो रुपये में लिखा रहेगा अमाउंट, कितना रुपया आपको मिलेगा, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अब आगे बढ़ते। कभी कभी कोई लिक्विडेटर्स क्या कहता है कि हम जितना कंपनी को पैसा रियलाइज करके देंगे, चाहे वो एसेट्स से देते हो, चाहे वो शेयर होल्डर से मांग के देते हो, उस पैसे पे हम कमीशन लेंगे, 10% लेंगे या 5, ये कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम बाद में बताएंगे। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, अमाउंट रियलाइज सिंपल एंड अमाउंट रियलाइज नेट। सिंपल का मतलब कि इसमें जो एसेट गिरवी था, उसे जितने में बेचा गया, उस सारे पैसे को शामिल कर लिया। हमारे अलग से बताएंगे तो है। जैसे मान लिया 10,000 का एसेट गिरवी था, ठीक है, 8,000 के कर्ज पे, तो 10,000 का बिका, 8,000 कर्ज चुका देंगे, अब कितना बचा? तो यहाँ पे लिक्विडेटर कहता है कि नहीं, मेरे कितना बचा उससे मतलब नहीं, हम कितने का सामान बेचा था, 10,000 का, मैं 10,000 पे कमीशन थी, उसको कहते हैं अमाउंट। और नेट का मतलब आप 10,000 तो लिए, लेकिन 8,000 तो पेमेंट पहले से, अगर हम भी बेचते तो 8,000 पेमेंट करना पड़ता। आप जितना ज्यादा बेचा उतना पे हम देंगे। तो यहाँ 10,000 ऐड होगा और यहाँ 2,000 ऐड होगा, 10,000 ऐड, इसको कहते हैं नेट। नेट का मतलब कुछ चीज को प्लस माइनस करके पड़ता। तो अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का पूरा पैसा
हम जोड़ लेते हैं, वो क्या हो जाता है? अमाउंट रियलाइज। और अगर हम सिक्योर्ड कैरेक्टर वाले एसेट्स का सिर्फ क्या जोड़ते हैं? सरप्लस जोड़ते हैं, तो क्या होगा? मतलब नेट का मतलब ही समझेंगे, ओनली सरप्लस। पूरा पैसा नेट में सरप्लस। नेट का दूसरा वर्ड अगर क्वेश्चन नीचे करना है तो नेट का मतलब क्या? अब आगे आइए, कभी कभी अब ये भी अगर बात हो सकता है, सर ये बताइए आपके मन में चलता हो, क्या एक लिक्विडेटर को ये तीनों दिया जा सकता है? नहीं, इसमें तो कोई एक ही दिया है, या तो नेट या तो ये, लेकिन ये दोनों दिया है सर, ये मतलब एक साथ तीन तरह का भी बात हो सकता है कि भाई हम इतना फिक्स लेंगे, हम अमाउंट पे भी लेंगे, हम एसेट पे भी लेंगे, हम शेयर होल्डर पे, तो ऐसा हो सकता है। एक क्वेश्चन में तीन चार तरह का कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा, और इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्किंग नोट इसी के लिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर फंसता है आपके इस चैप्टर में, वो इसी बात से फंसता है। अगर ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं आपको वीडियो में क्लियर कॉन्सेप्ट कर दूंगा कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है शॉर्ट। जैसे आपने समझ लिया कि नेट का मतलब क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट। अब अमाउंट एसेट में क्या फर्क है? यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट रियलाइज रखेगा तो याद रखिएगा कि कॉस्ट की भी बात होगी। अमाउंट रियलाइज का मतलब होगा तो क्या? कॉस्ट। अमाउंट रियलाइज मतलब कॉस्ट और सरप्लस वाले एसेट का पूरा दाम। नेट अमाउंट रियलाइज मतलब एसेट का भी दाम, कॉस्ट का भी दाम और सिर्फ सरप्लस। अब इसे शॉर्टकट फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, इसे हम बाद में बताएं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसकी चीज की बात हो रही है? एसेट बेचने की बात हो रही है, और एसेट सरप्लस जो एसेट है वो भी बेचने का, उसका पूरा दाम और कॉस्ट की बात। सर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भी एसेट बेचने की बात हो रही है, कॉस्ट की भी बात हो रही है, लेकिन सरप्लस एसेट्स का सिर्फ सरप्लस की बात। तीन चीज यहाँ पर भी, तीन चीज यहाँ पर है, जो एसेट गिरवी उसका पूरा दाम, कॉस्ट से जो पैसा है वो है ना, समझेंगे नहीं। यहाँ पे है कि जो एसेट गिरवी है उसका सिर्फ सरप्लस, जो एसेट गिरवी नहीं उसका पूरा दाम और कॉस्ट का। यही नहीं है, वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, बार बार डाउनलोड कर लें वीडियो। अब नेट एसेट रियलाइज और एसेट रियलाइज का मतलब यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पे कॉस्ट की बात शेयर होल्डर से जो पैसा अभी बताया था ना आपको, इस शेयर होल्डर से जो पैसा ले जा रहा है वो इसमें नहीं होगा, सिर्फ इसमें एसेट कितने बिका होगा। तो एसेट बिका मतलब सारा एसेट, चाहे वो गिरवी हो और गिरवी वाले का पूरा दाम। लेकिन अगर आ जाए नेट एसेट रियलाइज, इसमें भी कॉस्ट की बात होगी? नहीं होगी। एसेट से किसकी बात होगी? एसेट। और एसेट में कैसे एसेट? जो गिरवी है उसका सिर्फ सरप्लस, और जो गिरवी नहीं उसका पूरा दाम। एसेट दो तरह का होगा, गिरवी और नहीं। अगर जो गिरवी नहीं वो इसमें भी आ रहा है, 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 देखिएगा वो सिर्फ। इसमें क्या फर्क है? इसमें कॉस्ट आ रहा है, इसमें क्या फर्क है? इसमें एसेट भी आ रहा है, कॉस्ट भी आ रहा है, इसमें क्या फर्क है? सिर्फ एसेट आ रहा है, इसमें भी सिर्फ। अच्छा, इसके इसमें क्या क्या फर्क है? इसमें सरप्लस नहीं है, इसमें एसेट जो बिका उसका पूरा दाम है, और इसमें जो एसेट गिरवी है उससे कितना बचा है पेमेंट करने के बाद उसकी बात। यहाँ पे सारे एसेट की बात है, कॉस्ट की बात नहीं। यहाँ पे एसेट सारे एसेट की बात है, लेकिन वो एसेट जो गिरवी है उसका पूरा दाम यहाँ होगा, लेकिन नेट का मतलब यहाँ क्या होगा? नेट मतलब बस यही है। अमाउंट मतलब सब कुछ, अमाउंट मतलब एसेट मतलब सिर्फ एसेट ओनली। सभी बात है, एसेट मतलब सिर्फ एसेट बिकने को देखेंगे। सर कॉस्ट दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे? नहीं। मतलब इसका मतलब सर जब हम लोग रिम्यूनरेशन का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस अमाउंट पे निकल रहा है, और उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे वीडियो में बताएंगे। पहले तो आपको देना, पहला क्या था? फिक्स, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, अमाउंट दिया रहेगा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? अमाउंट दिया, अमाउंट दिया रहेगा मतलब एसेट का भी दाम, कॉस्ट भी है ना, एसेट का कैसा दाम? पूरा दाम, वो कितने बिक रहा है बस इसको टारगेट। नेट अमाउंट दिया रहेगा मतलब कॉस्ट भी है एसेट भी है, लेकिन एसेट का सिर्फ। अब एसेट रियलाइज सिर्फ एसेट का दाम, कॉल का नहीं। अच्छा, एसेट का पूरा दाम, जी हाँ पूरा दाम, सरप्लस का बात करें। और नेट एसेट रियलाइज
सेम एसेट की बात है लेकिन सरप्लस। अब आगे चलते प्रेफरेंस सर्किट, इस पे बोलता नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कहेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कह रहा है तो प्रेफरेंशियल पे भी निकलेगा और अनसिक्योर्ड, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा अनसिक्योर्ड प्रिविलेज है एक्सेप्ट छोड़कर एक्सेप्शन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तब इस पे आपको नहीं मिलता। मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा किस पे, अगर इस पे अनसिक्योर्ड पे कह रहा है तो इसका मतलब है प्रेफरेंस में भी होगा और प्रेफरेंस में भी होगा। और अगर क्वेश्चन लिखा हुआ अनसिक्योर्ड और ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सेप्ट छोड़कर कौन सा क्रेडिटर, आप किससे किस पे लेगा आंसर। सर फॉर्मूला कौन सा लेगा, बताएंगे घबराइए नहीं, बताएंगे फॉर्मूला लगे, पहले इसको समझने दो, तो ऐसा ऐसा ना बनेंगे, एक ही बार इतना खाना दे दे वो मीटिंग मुझे और तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे अगर रिलेशन कहेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे रिलेशन कहेगा तो प्रेफरेंस पे भी निकलेगा, लेकिन कब नहीं निकालेंगे प्रेफरेंस, जब क्वेश्चन कहेगा। असर क्वेश्चन सिर्फ क्या अनसिक्योर्ड चुपचाप है तो प्रेफरेंस भी, क्वेश्चन साइलेंट है तब अनसिक्योर्ड पे कह रहा है, ये नहीं बोला छोड़ दो उसको, तो क्या समझेंगे। और क्वेश्चन खुद कहेगा छोड़ दो, छोड़ दें सर, जब तक नहीं कहेगा पकड़े रहे, मतलब साइलेंट रहे, कुछ ना बोला तो प्रेफरेंस पे भी, और अनसिक्योर्ड का मतलब ही क्या है प्रेफरेंस रिलेशन दिमाग, और अनसिक्योर्ड के साथ प्रेफरेंस तब छोड़ेंगे जब खुद क्वेश्चन बोले नहीं छोड़ देने इसको नहीं लेने। अब अनसिक्योर्ड पे भी लेगा, ये अनसिक्योर्ड पे किस चीज की बात कर रहा है सर, किस अमाउंट पे निकालेंगे, पेमेंट अमाउंट पे, प्रेफरेंस क्रेडिटर को जितना वो पेमेंट करता है उस पे कमीशन मांगता है। देखिए आपके प्रेफरेंस क्रेडिटर को हम इतना पेमेंट करेंगे तो भाई कमीशन मिलता है, उन लोग भी खुश होगा। अनसिक्योर्ड को जितना पेमेंट करेगा उस पे लेगा, समझ रही नहीं बात, अनसिक्योर्ड पे जितना होगा उस पे। अब सर रिटर्न टू शेयर होल्डर, कभी कभी रिलेशन कहता है, रेगुलेटर कहता है कि भाई हम जितना शेयर होल्डर को बांटेंगे चाहे वो प्रेफरेंशियल हो चाहे उस पे हम लेंगे, मालिक लोग को लौटाएंगे। और कभी कभी कहता है भाई छोड़िए हम सरप्लस पे लेंगे, आप लोग को दे के जो पैसा बचेगा उस पे लेंगे, जितना बचेगा उसमें हम लेंगे, नहीं समझ आएगी बात, कितने देगा। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो जाते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम लोग को पूरा स्टडी करना, पूरे स्टडी करेंगे क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है। तो आपको पहले याद करना है कि क्या क्या है। पहला कैसा होता है रिलेशन, दूसरा अमाउंट रियलाइज का मतलब, फिर नेट अमाउंट रियलाइज, फिर एसेट रियलाइज, फिर एसेट नेट एसेट रियलाइज, फिर किस पर आज प्रेफरेंशियल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा अनसिक्योर्ड, साइलेंट रहा तो अनसिक्योर्ड भी निकलेगा, और जब कह देगा छोड़ दो, और किसको पेमेंट मिलेगा, किस पे ले सकता है वो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जितना पेमेंट करे चाहे प्रेफरेंस को करे चाहे इक्विटी, और किस पर ले सकता है। तो ये एग्रीमेंट की बात जो ये क्वेश्चन में दी रही, और इसका हम लोग को फॉर्मूला निकालना। देखिए कोई भी चीज का फॉर्मूला नहीं है भाई, परसेंटेज की बात है, परसेंटेज का एक ही है, जिस अमाउंट पे निकालना वो निकाल लीजिए और उस पे परसेंटेज निकालने का दो ही फॉर्मूला होता है, रेट बाई 100 और रेट बाई 100। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं भाई, परसेंटेज निकालना या तो रेट बाई 100 लगेगा या तो रेट बाई, हमें पहले ये देखना कि अमाउंट कैसे निकलेगा, अगर ये मालूम है तो फिर हम लोग शॉर्टकट में ये भी देखें कहाँ पे रेट बाई 100 और कहाँ पे रेट बाई, एक बार में बता देंगे, एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज के लिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिविजन के कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आज मैंने रिविजन बता दी, और अगला क्लास आप नहीं छोड़िएगा क्योंकि अगले क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है।